अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। जमात इस्लामी का एहतजाज 5वें रोज में दाखिल हो रहा है। 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को रियायत, पेट्रोलियम लेवी खत्म, पेट्रोलियम मसनूआत और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी, हुकूमती अखराजात कम करने और IPPs के साथ तमाम मुआहिदों का स्तर नौ जायजा लेने जैसे अवामी मुतालिबात के साथ जमात इस्लामी अब अपने एहतजाज को मुल्क भर में फैलाने का ऐलान कर रही है। माजी में दूसरी जमातों की तरह जमात इस्लामी के इस एहतजाज का बज़ाहिर मकसद भी अवामी मुतालिबात ही हैं, मगर क्या मुसलसल सियासी जवाल की तरफ जाने वाली जमात इस्लामी इन्हीं मकासद के लिए ये धरने दे रही है? पाकिस्तान के इब्तदाई दौर की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जमात इस्लामी के बानी मौलाना मौदूदी के ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। मौलाना मौदूदी को सजाएं और जमात पर पाबंदी इसकी मिसालें हैं। ताहम जमात इस्लामी ने 71 के हालात में मुकम्मल तौर पर रियासती पॉलिसी का साथ दिया। मियां तुफैल के दौरे इमारत में जमात ने भुट्टो की फांसी और फिर जिया हुकूमत के इब्तदाई दौर में हिस्सा भी लिया। काजी हुसैन अहमद के दौर में पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी का भरपूर साथ ही नहीं दिया गया बल्कि किरदार भी अदा किया गया। 98 और 90 के इलेक्शन में IGI के साथ 93 में पाकिस्तान इस्लामिक फ्रंट बनाकर बड़ी सियासी कामयाबी तो हासिल नहीं की मगर नून लीग को नुकसान जरूर पहुंचाया। 96 में बेनज़ीर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, उसी साल बेनज़ीर की हुकूमत का खत्म हो जाना, 97 में बाइकॉट, 2002 में मुत्तहिदा मजलिस अमल में शामिल होकर सूबों में हिस्सेदारी ही नहीं बल्कि जनरल मुशर्रफ को वर्दी समेत सदर बनवाने और 17वीं तरमीम में भी बिलवास्ता किरदार अदा किया। 2008 के इंतखाबात का बॉयकॉट और फिर 13 में PTI के साथ KP में मखलूत हुकूमत का हिस्सा बनना, सैयद मुनव्वर हसन के दौरे इमारत में उनके मुतनाज़ बयानात खुद जमात के लिए लाइबिलिटी बन गए। सिराजुल हक ने इसी जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से सरमायादारी और जागीरदारी निज़ाम के खिलाफ नारा बुलंद करना शुरू कर दिया, जिस निज़ाम को जमात सर जंग के दौर में जस्टिफाई करती आई थी। 2016 में पनामा केस में सिराजुल हक ने भरपूर किरदार अदा किया। इसके नताइज 17 और 18 में सामने आए। सिराजुल हक के इमारत के दौर में जमात इस्लामी 2018 में 4.8 और फरवरी 2024 के इंतखाबात में 2.2% वोटों तक सुकड़ कर रह गई। अब हाफिज नईमुर रहमान की इमारत में जमात इस्लामी सियासी तौर पर फाल होने की भरपूर जद्दोजहद कर रही है। हाफिज नईम ने कराची के बल्दियाती इंतखाबात में अपनी सलाहियतों को काफ़ी हद तक मनवाया भी है, मगर जमात इस्लामी की मखसूस तारीख, सियासी हिकमत अमली, हवाओं का रुख देख कर सियासी फैसले, सियासी एहतजाज के मकासद, ये सब के सब जमात इस्लामी के इस धरने पर भी बहुत से सवालात खड़े कर रहे हैं। क्या जमात इस्लामी वाकई अवामी मुतालिबात के लिए एहतजाज कर रही है? क्या जमात के मुतालिबात इस वक्त हुकूमत के लिए काबिल अमल हो भी सकते हैं? और सबसे बढ़कर जमात के इस धरने के मुस्तकबिल पर कोई असरात पड़ेंगे जो इससे पहले पड़ते आए हैं? इसी मामले पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, इफ्तिखार अहमद, शहजाद चौधरी और अबसार आलम। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। अशराफिया की मुफ्त बिजली, बड़ी गाड़ियां बंद करें, महंगाई में कमी, IPPs मुआहिदों पर नजरसानी, क्या जमात इस्लामी इन्हीं मकासद के लिए धरना दे रही है? अबसार साहब, क्या यही मकसद है जिस बायस इस धरने का आगाज़ किया गया है जमात इस्लामी की जानिब से, और क्या जो चाह रहे हैं वो मिल जाएगा? देखिए, बात यह है कि जमात इस्लामी भी बहुत दूसरी सियासी जमातों की तरह एक बड़ी जमात इस सेंस में है कि पूरे मुल्क में इनकी प्रेजेंस है और एक तारीख़ है, बड़ी अच्छी तारीख़ है। और इनकी तारीख़ और इनकी जो इनका इन्फ्लुएंस है वो ट्रांस इस्लामिक है, जिसको मैं कहना चाहूँगा। तुर्की से लेके बांग्लादेश तक, बर्मा तक जमात इस्लामी मुख्तलिफ़ शक्लों में, मिस्र में भी, तो इनके हम ख्याल लोग, इनकी सेम आइडियोलॉजी के लोग और सेम प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। इन्होंने इनका एक वेलफेयर साइड भी है जिसमें लोगों की वेलफेयर भी करते हैं, और आज तक इन पे कुछ इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगा कि इन्होंने लोगों से चंदा इकट्ठा करके उसको सियासत में इस्तेमाल किया हो या उसमें गबन किया हो, जैसे कि PTI के कुछ लोगों पर लगता है। लेकिन ये है एक साइड। दूसरी साइड, वेस्ट ने ये फैसला कर लिया है कि वो चैरिटी को और सियासत को मिक्स नहीं करते। अगर कोई सियासी जमात चैरिटी के काम में है तो वो सियासत नहीं करती, सियासत में है तो वो चैरिटी के साथ साथ प्रोजेक्ट्स नहीं चलाती। हमारे यहाँ ये नहीं है, इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। दूसरी बात ये है कि जमात इस्लामी का जो कनेक्शन है लोगों का, देखिए ये जो लफ्ज़ है ना कनेक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सियासत में। सियासत किसी इंसान के कनेक्शन से चलती है। इसकी रिसेंट मिसाल मैं दूंगा, वैसे तारीख तो भरी पड़ी है कि इमरान खान ने 26 या 27 साल, जितने भी साल हैं, मैं उसमें आई एम नॉट श्योर, उन्होंने एक स्ट्रगल की लोगों के साथ अपना कनेक्शन डेवलप करने की, नहीं हुआ। फिर अचानक कनेक्शन डेवलप हुआ। वो जब कनेक्शन डेवलप हो गया तो आप देख लें वो
वो बहुत पॉपुलर हैं। नवाज शरीफ भी जब आए थे तो उनका कनेक्शन नहीं था लोगों के साथ, लेकिन फिर उनका कनेक्शन डेवलप हो गया जो आज तक जारी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनका कोई कनेक्शन नहीं था जब अयूब खान की कैबिनेट में थे वो, लेकिन कैबिनेट से निकले उनका यूं कनेक्शन बना लोगों के साथ और यूं ऊपर चले गए। जमात इस्लामी में आज तक कोई ऐसी लीडरशिप नहीं आई जो कनेक्शन बना सके। हाँ, इनकी तारीख देखें तो कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं इनकी पूरी तारीख में जहां पे सियासी तौर पे इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे कि अब सर साहब जब आप कहते हैं कनेक्शन नहीं बन पाए, तो एक छोटा सा पॉइंट है, स्ट्रीट पावर तो रही जमात इस्लामी की, 90 की दिहाई के बड़े बड़े धरने, गवर्नमेंट उलट देना, स्ट्रीट पावर रही, क्या वो कनेक्शन नहीं था? ये सवाल हम भी करते रहे कि स्ट्रीट पावर है लेकिन वो वोट बैंक में ट्रांसलेट नहीं होती। देखिए, स्ट्रीट पावर के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। स्ट्रीट पावर जो है ना, स्ट्रीट पावर के लिए बहुत सारे और कनेक्शंस भी चाहिए। ठीक हो गया। और जमात इस्लामी उन कनेक्शंस पे चलती रही है पूरी तारीख में, इसमें कोई शक नहीं है। जब एक दफ़ा हालात ख़राब हुए थे अयूब खान के दौर में, तो फिर वो बाद में ठीक हो गए, फिर बीच में एक दो दफ़ा हालात ख़राब हुए, फिर ठीक हो गए। जमात का जो स्ट्रीट कनेक्शन है और इसकी जो टाइमिंग होती है वो इनके कनेक्शंस की वजह से होती है, जहाँ पे ये कनेक्टेड हैं। और ये बात लोग आज भी कह रहे हैं कि ये अचानक लियाकत बाग पिंडी में बैठ के धरना IPPs पे, जो पिछले 15-20 साल का मसला है, ये क्यों है? और फिर क्या IMF के साथ जो माहिदा किया है उसके फ़ौरन बाद ये क्यों है? ये सारे सवालात बड़े वैलिड हैं, तो इसका जवाब शायद जमात इस्लामी दे पाएगी। लेकिन मैं ये कह रहा था कि इनकी जो पॉकेट्स है ना परफॉर्मेंस की, वो बहुत कम है। कराची का मैंने जैसे एग्जांपल दी, और वो परवेज मुशर्रफ के दौर में था। फिर वो कनेक्शन की बात आती है, क्योंकि उस वक्त MQM को काउंटर करना था तो इनको उभारा गया। ठीक है, MQM को किसने काउंटर करना था, इनको किसने उभारा। लेकिन बात यह कि स्ट्रीट पावर का होना और उसका इस्तेमाल होना और उसकी टाइमिंग होना, ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। और खैर एक बात तो है कि जमात इस्लामी के अंदर डिसिप्लिन है, इनकी जो लीडरशिप का लेडर है वो किसी तरीके का है, उससे भी इनका जो पूरा स्ट्रक्चर पूरे मुल्क में बनता है वर्कर्स का, वो बड़ा स्ट्रॉन्गर वो लोग आ जाते हैं। लेकिन वो बहुत मुख्तसर कम तादाद में लोग हैं, और इन्हीं के मॉडल को MQM ने फॉलो किया था। और ये मॉडल बना के इनको किसने दिया और MQM को किसने दिया? जी हसन निसार साहब, जमात इस्लामी जो मुतालिबात लेके धरना दे रही है कि मुफ्त बिजली, बड़ी गाड़ियां, महंगाई में कमी, IPPs मुआहदों पर नजरसानी, क्या यही मकासद है धरने के? हकीकी मकासद कुछ और है, हासिल हो जाएंगे ये मकासद या कुछ और मकासद? देखें, बात सुने, अगर एक बदनाम ज़माना चोर या डाकू या जराइम पेशा आदमी किसी बच्चे को बचाते वक्त ज़ख्मी हो जाए तो उसकी उस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। इन हालात में ये नेचुरल है। बाकी इसके साथ कुछ और भी हो तो वो भी प्रेडिक्टेबल है, कोई मुश्किल बात नहीं है। उसकी वजह है ये बहुत से लोगों की ज़रूरत है इस वक्त इस मुल्क में। अगर आवाम को रिलीफ ना मिला तो क्या हो सकता है, वो मुझसे और आपसे बेहतर जानते हैं। तो वो जो आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं, दैट टू इज़ द रियलिटी। बाकी ये जो बात अभी कह रहे थे, कनेक्शन की बात कर रहे थे अफ्तार, अभी क्या बात कर रहे थे? जी, कनेक्शन ही कह रहे थे। दे आर नॉट एट ऑल, हाँ नहीं, दे आर नॉट एट ऑल कनेक्टेड, नॉट एट ऑल। उसकी वजह है दे आर नॉट कंटेम्प्रेरी। मैं मैक्रो लेवल की एक बात कर रहा हूँ। देखो, कुरान एक विजडम है कि मोमिन की एक बड़ी पहचान ये है, बड़ी विजडम है, कि वो जिस अहद में जिंदा होता है उसके तकाज़ों को समझता है, उसके साथ हम आहंग होता है। अब ये जो ये करने जा रहे हैं, ये ज़रूरत है लोगों की। हम आप भी यही रोते रहते हैं, तो कौन सी ऐसी बात है, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इनको यही बातें समझ नहीं आती कि ये बहुत मामूली किस्म की डेंटिंग पेंटिंग है। ये जाहिर है बिजली के बिलों से कौन तंग नहीं है भाई। मैंने आपको बताया था मेरा अपना कितना बिल है, वो नहीं छोड़ो, वो हर एक का एक मसला है। ये इन्हें इससे आगे जाना चाहिए, अदरवाइज कोई मानी खेज तब्दीली आगे कहाँ जाना चाहिए? और जो ये मांग रहे हैं क्या वो भी मिल जाएगा? सुन लेना, मेरी बात सुन लेना। जी, जी। एक तो बचपन में आदमी काली बड़ी होती है। अच्छा, तो ये जो सियासी रेवड़ है इस मुल्क में, ये भी इसी का हिस्सा है। वैसे कोई ऐसी बात नहीं है, निस्बतन बेहतर लोग हैं, लेकिन नहीं, ज़हनी तौर पे, फिक्री तौर पे ये पता नहीं कहाँ रुके हुए। अच्छा, सियासी रेवड़ इस मुल्क का जब तक तब्दील नहीं होता और उनके रवैयों में तब्दीलियाँ नहीं आती, एक सिंबॉलिक बात है, इसकी कोई औकात नहीं है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना टके टोकरी थी बिजली,
वो मेहमान उठते थे तो बत्तियां बजाना शुरू कर देते थे, हालांकि वो स्टाफ की कमी होगी। अच्छा, अलामती बात कर रहा हूँ। पिछले दिनों मुझे इत्तेफाक हुआ, पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान नवाब इब्न नवाब के वो खून आलूद कपड़े देखने का जो उस आदमी ने शहादत के वक्त पहने हुए थे, एक बसीदा सा तंबा, एक ऊंचा सा कुर्ता, लोअर मिडिल क्लास आदमी का लिबास था, ऊपर एक फतूई जिस पे खून के दाग, गोली के निशान, ये वो सारे। अच्छा, तो इसलिए ये कंटेम्प्रेरी नहीं है, लेकिन इनकी ये हरकत, मैं खुद इसके साथ हूँ। सही है। इनके चाहिए कि अपने जो सो कॉल्ड ओपिनियन मेकर्स हैं उनको भी बुलाएं, मैं खुद इनके साथ शिरकत करने को तैयार हूँ। मतलब ये बात अपनी हद तक ठीक हो अच्छी है, लेकिन बहुत ही ये एक बिल्कुल सही, ये तो हमें खारिज करने वाली बात है। ठीक, बस और कुछ नहीं। इफ्तिखार साहब, 5वें रोज में एहतजाज दाखिल हो गया, इससे पहले TLP भी एहतजाज कर रही थी। एक तो मुझे बताइएगा कि क्या ये जो एहतजाज जमात इस्लामी कर रही है, माजी की हमने बात कर दी है, इसके नताइज क्या निकलेंगे? क्या जो मकासद हैं वो हासिल हो जाएंगे? मकासद हासिल नहीं होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्होंने अपना वो किरदार अदा कर दिया जो एक सियासी पार्टी को करना चाहिए, और उन्होंने जो मुतालबात हैं अपने 10 उनको आइडेंटिफाई कर दिया कि फौरी तौर पे पाकिस्तान के अवाम को किन 10 मसाइल का उनके हवाले से ये कितने काबिल अमल है करना। सब काबिल अमल है, सब बिल्कुल। अगर आज तय कर लिया जाए कि 1500 सीसी और 1600 सीसी से ज़्यादा गाड़ी पाकिस्तान में चल ही नहीं सकती, तमाम गाड़ियाँ अगले 3 महीने के अंदर बैन ख़त्म, क्या इसमें नामुमकिन है? यही होगा ना जो हशर आपने किया अपने प्राइम मिनिस्टर का। उस प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था? उसका जुर्म, सबसे बड़ा जुर्म उसका ये था कि उसने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि 1300 सीसी गाड़ी चाहिए और ये सब इस्तेमाल करेंगे। तो उसको अपनी वजारत, मगर पार्लियामेंट में 2% वोट लेने वाली ये जमात बात कर रही है, बाकी सब नहीं है बात नहीं, आप सवाल पहले ये तय कर लें कि 2% पर सवाल करना है, आप ये तय कर लें कि आपने संजीदा बात करनी है। संजीदा बात ये है कि बिल्कुल सही मुतालबात हैं, ये 10 मुतालबात और भी हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अवाम के इश्यूज और भी हैं, लेकिन ये 10 मुतालबात कि जिस तरह हसन निसार जैसा इंकलाबी हमायत कर रहा है, मैं भी हमायत करता हूँ। आप दोनों तो धरने में पहले जाएं। मैं बिल्कुल 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 जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। मतलब मजाक है? इस मुल्क में क्या हो रहा है? इस मुल्क में सुनो मेरी बात गौर से, जी जी, वजीर के पास जो गाड़ी है वो कम सीसी की है, हाँ, और कमिश्नर के पास गाड़ी जो है ज्यादा सीसी की है। ये क्या चला रहे हैं हम सिस्टम? नई दरखास्तें डाली गई और मैं वो अपनी जगह, लेकिन मेरे पहले सवाल का तो जवाब दें। मैं कहता हूं बिल्कुल पहला मुतालबा सही है कि मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पेट्रोल, मुफ्त की गाड़ी बंद करो और देखो कितना फ़ायदा पहुंचता है। दूसरा उनका मुतालबा है महंगाई में कमी। अजीब बात है, मुर्गी का रेट आज 210 है, अगले दिन 320 है। 210 रुपये किलो मुर्गी जो बिक्री है वो 310 पे कैसे पहुंची? क्या उस रात में जो वो दाना चुगती थी, खाती थी, वो महंगा हो गया? बारदाना महंगा हो गया? बारदाने की ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई या उसकी नस्ल महंगी होगी? क्या हो रहा है? ये तमाशा नहीं है तो और क्या है? हर जगह पे माफिया आप लोगों ने बैठाया हुआ है। अगर कोई भी पाकिस्तान के अंदर हकीकी तौर पे इन माफिया के खिलाफ लड़ना चाहता है तो मैं उसका सिपाही हूँ। ठीक हो गया। तंग कर दिए, हमारी जिंदगियां हराम कर दी हैं लोगों ने। अगला सवाल आपका है, आपका अगला सवाल है क्या जमात इस्लामी इन्हीं मकासद के लिए मजीद? पता नहीं आपको ये कौन पट्टी पढ़ाता है, हर आदमी की नीयत पर आप शक करते हैं। हमने तो तारीख मुझे रखी नहीं है पता, पीछे, आपके सवाल का पट्टी नहीं पढ़ाता है। आपके सवाल का जवाब है, मुझे नहीं जवाब। आप अपने सवाल पढ़ लें। हाँ। आप हर आदमी की नीयत पर शक करते हैं। नहीं, हम शक नहीं कर रहे। फिर आपने अपने हम माजी सामने रख के बात कर रहे हैं। माजी बिल्कुल ठीक है। क्या माजी उनका? अभी तो बताया। क्या माजी उनका? क्या उन्होंने मुर्गियां महंगी बेची? हाँ, उनका एक माजी जिसके खिलाफ हूं मैं, जो उन्होंने अफगान जहाद में एक ऐसी जंग के अंदर सपोर्ट किया
रूस के खिलाफ अमेरिका की हमायत में, मैं उसके खिलाफ हूँ। ठीक हो गया, बिल्कुल खिलाफ हूँ मैं उसके। और ये नहीं, मैं जब मैं तालिब इल्म था मैं तब से खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं जागीरदारी के खिलाफ हूँ, मैं सरमायादारी के खिलाफ हूँ। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी बुरे तरीके से तबाही की तरफ जा रहे हैं, हमें लूटा जा रहा है, और लूटने वालों के खिलाफ कोई शख्स भी आवाज बुलंद करेगा, मैं उसके साथ खड़ा हूंगा। शहजाद साहब, मजमूई तौर पर मुल्क की अगर सूरत हाल की बात करें, केपी की तशवीशनाक सूरत हाल है। पीटीआई 5 अगस्त को बड़े एहतजाज की तरफ जा रही है, सियासी अदम इस्तेहकाम है। पीटीआई ने आज जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान किया है। पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से अपीलें कर रही है। गुज़िश्ता 3 रोज से जो बयानात आ रहे हैं बानी पीटीआई के, अब ऐसे में जो धरने की बात होती है, मैं ये बात नहीं कह रही, बहुत सी गुफ्तगू हो रही है, क्या साजिशी मफरूजात की गुंजाइश है, नहीं बनती है? साजिशी जो आपकी है, हाँ, जिसको आप कोई साजिश तलाश करना चाहते हैं तो तलाश करने वाले को तो कुछ भी मिल जाता है। देखिए, एक ऐसी जमात जिसने पाकिस्तान के कायम करने के अंदर भी अपना रोल अदा किया, पाकिस्तान की रियासत की कायम होने की हिमायत की, अगर वो पाकिस्तान की रियासत की सपोर्ट में कोई लफ्ज़ या कोई अपना अमल करती है, बांग्लादेश में आज भी लोग फांसियाँ भुगत रहे हैं, तो उसमें कोई खुदा न खास्ता रियासत के हक में बात करना, रियासत की मदद में बात करना, ये कोई गद्दारी तो नहीं तस्वर की जाएगी। इसको बांग्लादेश गद्दारी कहता है, पाकिस्तानी तो गद्दारी नहीं कह सकते, बुरा भला भी नहीं कह सकते। बाकी जहाँ तक ये एक उसकी में से ये रास्ते निकाला जा सकता है कि शायद ये किसी के ईमा पे या किसी ख़ास मकसद के लिए करना चाहते हैं, तो यहाँ पर तो सारी ख़ास मकसद के लिए, इससे मैं हफ्ता पहले एक जमात यहाँ बैठी हुई थी, वो उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो भी किसी ख़ास मकसद के लिए आई थी। जो हुकूमत में बैठे हैं वो भी कहा जाता है किसी खास मकसद के लिए। तो यहाँ पे हर कोई किसी खास मकसद के लिए यहाँ पे बैठा हुआ है, मुझे समझ नहीं आती। लेकिन देखिए, आपका जो बुनियादी सवाल, अगर आप जमात इस्लामी के बारे में बात करना चाहती हैं, तो जमात इस्लामी के बारे में तो जो बुनियादी पॉइंट्स जिसके ऊपर हमारा शोर क्या था कि जिस किस्म की मुश्किलात पाकिस्तान के अवाम को इस वक्त दरपेश हैं, उसके लिए किसी न किसी सियासी जमात को तो आवाज़ उठानी चाहिए। ये सिर्फ अपनी ताकत के हसूल की बात करते हैं, लेकिन आवाम की बात नहीं करते। ये पहली पार्टी है जो बाहर निकल के काम कर रही है और इस आवाज़ को उठाया। मैं एग्री करता हूँ इफ्तिखार साहब से भी, हसन साहब से भी, 100% दुरुस्त है। एक एक चीज़ जिसको मुतालबा है उनका बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये आपकी बात कि क्या ये हो सकता है या नहीं, जाहिर है कि अगर इसके बारे में कोशिश की जाएगी तो बतदरीज उस रास्ते पे आप चल सकते हैं जहाँ पर कि आम आदमी के लिए आसानी हो सकती है और ये जो अल्ले तल्ले हुकूमतों के ख़त्म हो सकते हैं। उसके बाद अगला जो कदम है वो ये है कि इसमें कुछ और भी क्या वजूहात हो सकती हैं कि पहले जमात इस्लामी ने क्यों नहीं किया, अब क्यों कर रही है। ज़ाहिर है बजट पास हुआ, बजट के पास के बाद के हालात आए जिसके अंदर के ये रेलिवेंट बन गया कि इस किस्म की आवाज़ उठाई जाए। हर सियासी जमात सियासी रेलिवेंस के लिए काम करती है। हाफिज़ नईम एक नौजवान लीडर है जो बड़े अरसे के बाद, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब भी थे, ये भी थे, और भी लोग आए, लेकिन ख़ास तौर पर ये कुछ गैप के बाद एक ऐसा लीडर आया जो नौजवान है और जिसके अंदर जो कि पार्टी को गालिबन उठाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको थोड़ा बहुत उसकी स्पेस भी देनी चाहिए। आफ्टर ऑल एक सियासी जमात है तो क्यों ना उसको दी जाए। उसके पास एक मौजू भी आ गया, उसके पास एक मौका भी आ गया, उसने अपनी आवाज़ उठाई और उसने अपना आप दिखाया। अब वो देखिए कहाँ तक कामयाब रहता है इस चीज़ के अंदर। इसमें भी कोई हकीकत नहीं है कि तारीखी तौर पर ये जमात का कोई इंतखाबी अमल दखल में को बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन एक तंजीमी जमात के तौर पर, एक आवाज़ के तौर पर इसने अपनी हमेशा अपनी अहमियत उजागर की कराची के अंदर। और फिर अब कराची के अंदर जो स्पेस क्रिएट हुई है, पॉलिटिकल स्पेस, ना उसको पीपल्स पार्टी भर पा रही है मुकम्मल तौर पे, ना एमक्यूएम वापस अपना हासिल कर पा रही है, पीटीआई को ज़ायल दोबारा हो गई वहाँ पे। तो अब स्पेस क्रिएट हुई, उस स्पेस को जब आप यहाँ से शुरू करेंगे तो कराची के अंदर हाफिज़ नईम ने जो काम किया उसकी एक रीइंफोर्स हो जाती है, उसकी एबिलिटी, उसकी ये काबिलियत कि वो कराची के अंदर अपना रोल अदा कर सकता है। तो एक सियासी पस मंजर भी है इस सारी चीज का, उसको भी हमें मद्देनजर रखना है। हर चीज को आराम मिला के किसी और चीज के साथ मिला लेना, मेरे ख्याल में ये भी तो पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा कि कहीं हमें रुकना चाहिए। और ये भी देखो जो सामने नजर आती है उसको देख लो। जरूरी नहीं कि पिछले 10 पर्दों में जाके 11वें पर्दे के पीछे से जाके, इतनी दानिश मुझ में नहीं है। जहां जहां है वहां जरूर ऐसी बात होती है, लेकिन कहने का मतलब ये है जो पॉसिबिलिटीज हैं जो सामने नजर आती हैं, एक मकसद ठीक है, आवाज ठीक है, और उसके अंदर जो बाकी उनके अपने सियासी अवामिल हैं वो भी जायज़ हैं, तो फिर इसमें खराबी किस चीज़ की। ठीक है जी, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे 24 करोड़ में से सिर्फ 7 खिलाड़ी, वो भी अनाड़ी, आखिर क्यों, इस ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। फ्रांस के दिल पेरिस में इस वक्त 33वें ओलंपिक्स गेम्स जारी हैं। 206 ममालिक के 10,000 से जायद खिलाड़ी 32 खेलों के 300 से ज्यादा मुकाबलों में 1,000 से जायद तमगों के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। हर खिलाड़ी की कोशिश है कि वो गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपने मुल्क का सॉफ्ट इमेज उजागर करे। कहने को तो ये सिर्फ गेम्स हैं, मगर सदियों पुराने इस खेल में मुख्तलिफ कौमें दूसरी कौमों पर अपनी माशी, सकाफती, तहजीबी, सियासी, समाजी और अखलाकी बरतरी दिखाने के लिए भरपूर कोशिश करती हैं। मगर पाकिस्तान इस मैदान में भी आखिरी नंबरों पर है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के सिर्फ 7 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं, जबकि 11 ऑफिशियल्स और सियासी शख्सियात भी शामिल हैं। आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क 24 करोड़ में से 24 खिलाड़ी भी नहीं भेज सका। ओलंपिक्स गेम्स की गुज़िश्ता 60 साल तारीख में पाकिस्तान ने सिर्फ 10 मेडल्स जीते हैं, जिनमें से 8 सिर्फ हॉकी में हैं। बाकी तमाम खेलों में सिर्फ 2 मेडल्स हैं। इस पर भी अलमिया यह है कि कौमी खेल होने के बावजूद मुसलसल तीसरी बार पाकिस्तान हॉकी टीम ओलंपिक्स में क्वालिफाई ही नहीं कर सकी। लातीनी अमरीका, अफ्रीका समेत दुनिया के बहुत से तरक्की पजीर ममालिक के खिलाड़ियों की तादाद भी पाकिस्तान से ज्यादा है। यहाँ तक कि जंगज़दा फ़लस्तीन भी पाकिस्तान से आगे है। पाकिस्तान ने आखिरी बार गोल्ड मेडल 1984 जबकि आखिरी बार ब्रॉन्ज 1992 में जीता था। यूँ पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया, जिसने ओलंपिक्स में सबसे कम तमगे जीते हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के हुक्काम के मुताबिक दस्ते की वतन वापसी के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस किस्म के दावे हर बड़ी खेल में दस्ते की नाकामी के बाद किए जाते हैं। खेलों की कई फेडरेशंस पर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, फौजी अफसरान के अलावा सियासतदान भी दिखाई देते हैं। गुज़िश्ता बरस मुस्ताफ़ी होने वाले लेफ्टिनेंट रिटायर्ड आरिफ हसन 19 साल तक ओलंपिक एसोसिएशन के सदर के ओहदे पर फाइज रहे, मगर इस दौरान कारकर्दगी सिफर रही। खेलों की दुनिया के सबसे बड़े और तारीखी प्लेटफॉर्म्स पर मुसलसल इतनी बुरी कारकर्दगी बहुत से सवालात को जन्म देती है। सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर कमी कहाँ है? मसला अच्छे खिलाड़ी की दरियाफ्त में है या ओलंपिक एसोसिएशन और स्पोर्ट्स बोर्ड को चलाने वालों में? क्या खेलों की तरवीज के लिए बजट और वसाइल की कमी है या इस बजट की मुनसिफाना तकसीम में मसाइल हैं? क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों के लिए आलमी सतह के ग्राउंड्स और दीगर सहूलियत क्यों फराहम नहीं की जाती? खिलाड़ियों की माशी तौर पर क्यों मजबूत नहीं किया जाता ताकि उनका सारा फोकस सिर्फ खेल पर रहे? इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, पेरिस ओलंपिक्स 24 करोड़ के मुल्क में से सिर्फ 7 खिलाड़ी आखिरी गोल्ड मेडल 1984 में जीता। खेलों के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर बदतरीन कारकर्दगी का जिम्मेदार कौन? वसाइल की कमी, अनाड़ी खिलाड़ी या नाअहल हुकूमतें? हसन निसार साहब, इससे पहले कि आप कहें कि किस किस चीज़ में कहाँ पड़े हो, हर जगह ही आखिर में खड़े हो, ज़रा इस पे रोशनी डालें कि आखिर खेल तो खेल है, हम खेल में भी कहीं नहीं हैं। यार कमाल है। वैसे आपका जवाब नहीं, मैं आपकी तकरार सुन रहा था, साथ साथ मैं कुछ पढ़ भी रहा था। सबसे बड़े, सबसे बड़े, सबसे बड़े, ये सबसे बड़ा क्या होता है? इट्स नॉट द क्वांटिटी, इट्स द क्वालिटी। 1 टन स्क्रैप 1 तोला सोने के बराबर नहीं है। ये स्क्रैप है सारा। अदीम हाशमी मरहूम का शेर है, कई साल पहले तो डेथ हो चुकी उनकी, उससे भी पहले कहा, गिरो तो साथ गिरे शान शख्स सवारी भी। अब पता नहीं शायरी दी किन्नी समझ है जनाब नू। गिरो तो साथ गिरे, गिरो तो साथ गिरे शान शख्स सवारी भी। जवाल आए तो पूरे कमाल में आए। जवाल आता है तो हर शय पे बात सुनो। लिवर कैंसर सिर्फ होता है एक ऑर्गन को, मौत होती है पूरे जिस्म की। ये एक जवाल की जद और लपेट में आया हुआ माशरा है। हम अहदे इन्हतात और जवाल में जिंदा हैं। इत्थे हुण पल्ले नहीं तेला कर दी फिर दी मेला में खेलों में खेलने क्या है? इट्स लाइक अ बॉडी। ह्यूमन सोसाइटी इज लाइक अ बॉडी। उसके 10 ऑर्गन्स अगर तबाह हो चुके हैं तो फारेग है सारा कुछ। छोड़ें। जो खेलों को लेके बैठ गए। नहीं, वैसे कोई तो जिम्मेदार होगा टीम में से। खेलों क्या करना है? रोटी को रोटी की, और भाई को रोटी की बात करो, को खुदा का खौफ करो। बुनियादी तरीन जरूरियात जिंदगी से महरूम तरीन लोग ज्यादा। इफ्तिखार साहब, दुनिया के सियासी माशी अदम इस्तेहकाम वाले ममालिक में भी उन दौर में वो खेलों में कामयाब रहे हैं। फिर ऐसे इदारे ही बंद कर देने चाहिए अगर वो डिलीवर नहीं कर पाते। नाकाम कौन है? मैं हसन निसार के इतनी खूबसूरत लफ्ज़ों के चुनाव के बाद कुछ नहीं कहना चाहता। क्यों? आप उनका बयान समझ लें, मेरा बयान है। मतलब आप समझ नहीं पाए कि हमारे यहाँ तक पहुँचने की जिम्मेदारी नहीं, बारी मैं छोड़ रहा हूँ, बारी तुम्हारे लिए अफसार
कि तुम इस पर ज़्यादा अच्छा प्ले कर मेरे लिए नहीं छोड़े आप, नहीं आयशा के लिए छोड़ दें। नहीं, मैं हमेशा के लिए भी छोड़ने को तैयार हूँ। अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप मेरे और हसन निसार के दरमियान बढ़ने वाली मोहब्बत को बर्दाश्त नहीं कर रहे, शदीद खाना जंगी और माशी तौर पर कमजोर ममालिक भी वर्ल्ड कप तक जीतते रहे, बात करना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, घुमा रहे हैं बात को। भाई मुझे स्पोर्ट्स का पता है मेरे दोस्त, किताबों में भी छपी होती है चीजें, अखबारों में भी छपी है। देखें मोतिया के फूलों का हार देना स्पोर्ट्स नहीं होता। खेल में ध्यान नहीं था ना, मतलब ज़हनी सेहत और जिस्मानी सेहत पे तवज्जो नहीं। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अब सार साहब जाए सामने में रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे। बात कर रहे हैं पेरिस ओलंपिक्स की। 24 करोड़ के मुल्क से सिर्फ 7 खिलाड़ी और वहां भी करीबन बाहर हो गए हैं। शहजाद साहब, वसाइल की कमी है, अनाड़ी खिलाड़ी हैं, नाअहल हुकूमतें हैं, फेडरेशन के ऊपर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, फौजी अफसरान, सियासतदान सभी रहे अपनी अपनी जगह, मगर उठा नहीं पाए इस बात को कोई भी। हम आगे नहीं जा सके खेलों में, किस पे जिम्मेदारी डालें? हाँ, मैं देखें, एक तो आपका जो इब्तदाइया था ना, जब आपने जुमला शुरू किया वो बड़ा ज़बरदस्त था। आपने कहा फ्रांस के दिल पेरिस, ये ऐसे बात निकली जैसे दिल से बात निकलती है ना। तो जहाँ पर पेरिस की बात हो और उसको फ्रांस का दिल के साथ शुरू किया जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे इंसान का उड़ के वहाँ किसी तरीके से पहुँच जाए। ज़ाहिर है उस सूरत में ना पहुँचना वहाँ पे अफसोस का मकाम है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि 24 करोड़ में से सिर्फ 7 खिलाड़ी, लेकिन ये आप भूल गए कि 24 करोड़ में से 24 सरकारी 7 मेंबरान हैं 7 खिलाड़ियों के। 7 खिलाड़ी हैं और 24 करोड़ ने 24 मेंबरान सरकारी ओहदेदार भेजे हैं साथ इस सारे ताइफे के अंदर जो आपका ग्रुप गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसकी कमी नहीं है, ये जो सरकारी, और यही इसी के अंदर आपका जवाब है। बेगमात भी हैं वहाँ पे लोग, बाकी माशाल्लाह सरकारी ओहदेदार भी हैं, जो लीड कर रहे हैं वो भी हैं, सब माशाल्लाह बड़ी अच्छी हाल वहाँ पे पेरिस के अंदर बैठे हैं फ्रांस के दिल में। जहाँ तक आपका ये सब लोग जो जाते हैं ना, जो ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस, बोर्ड्स, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, 20-20 साल 4-4 साल से ये सब दिहाड़ियाँ लगाते हैं। ये जो जाते हैं ना, जो गवर्नमेंट के इन इदारों के अंदर काम करने के लिए, ये इसलिए जाते हैं कि पर्क्स, प्रिविलेजेस, करप्शन। पाकिस्तान हॉकी जो किसी वक्त वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन था, आज दुनिया की रैंकिंग के अंदर 16वें नंबर पे है, 16th पोजीशन। तो इससे आप उसका अंदाज़ा लगा लें कि गिरावट है तो कहाँ तक की गिरावट है। शायद 16वें के बाद और कोई शायद कौम खिलती नहीं है, इसलिए वरना हम वहाँ बैठे होते। कहने का मतलब ये हुआ कि जिन लोगों के पास, जिन्होंने सिवाय अय्याशियाँ करने के, सिवाय पैसे खाने के, हॉकी के अंदर, हॉकी एसोसिएशन के अंदर जिस किस्म के इल्ज़ामात एक दूसरे के ऊपर लगे हैं पैसों के गबन के, और उनके नाम भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता बैठ के, नाम है लोगों के, उन खिलाड़ियों के। हम कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स के जो लोग हैं उनको बिठाया जाए, वो जाते ही इसलिए सारे के सारे अपने उन शोबों से तल्लुक़ रखने वाले प्रोफेशनल लोग जाते हैं कि यार कुछ 2-4 दिनों की, 2 सालों की, 4 सालों की दिहाड़ियां लगा लो, कि फिर कहाँ मौका मिलेगा। सही। तो इसलिए जिस किस्म की करप्शन, जिस किस्म का पैसा। तीसरी बात, पाकिस्तान जिस हालत में आज बैठा है, जहाँ रोटी का प्रॉब्लम है लोगों को, वहाँ पर आप किस तरह रिसोर्स को छोड़ सकते हैं कि आप जाके स्पोर्ट्स को ध्यान करें। ये तो खैर उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं जहाँ पे हम आए हैं। ठीक। पैसा खाया गया, क्रिकेट के ऊपर पूरा ध्यान दे दिया, हर तरफ सारा चीज़ क्रिकेट पे चली गई, जितना पैसा क्रिकेट में है खा गई क्रिकेट तमाम खेलों को। और लोगों जहाँ जहाँ पैसा मिलता था लोगों ने अपनी जेबों में डाला, उससे खेल का कोई, बाकी 1000 चीज़ें हैं मेरे हाल में इसके ऊपर, अगर खेलों के ऊपर तो एक पूरे का पूरा आप प्रोग्राम भी करें तो शायद कम पड़े। लेकिन बहरहाल ये तमाम चीज़ें मिलके पाकिस्तान आज उस मुकाम पे पहुंचा जहाँ पर हम खड़े हैं। और ये आपके 7 खिलाड़ी हैं, उनकी भी दाद दें जो गए हैं, जो 7 पहुंचे हैं, वो क्वालिफाई करके जाना पड़ता है। बखाम खाम में आप चल के नहीं जा सकते। तो कहीं ना कहीं पे, कहीं एशिया में किसी ना किसी जगह पे उन्होंने कोई परफॉर्मेंस दी होगी जिसकी वजह से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई। ठीक हो। अब सर साहब, क्रिकेट का जिक्र हो गया। पाकिस्तान की गली कूचों का खेल है, कौमी खेल तो पहले नहीं दिखता, अभी हालिया वर्ल्ड कप में वहां भी बदतरीन कारकर्दगी रही है। जो गुफ्तगू प्रोग्राम में हो गई है, क्रिकेट, हॉकी, ओलंपिक्स, कहीं भी खेल, मतलब खेल में कारकर्दगी को भी हम भूल ही जाएं, मतलब वो भी समझ से बाहर हो गई यहाँ पर। जाहिर है जब रोटी रोजी के मामले से नहीं हम निकलेंगे तो खेलों की बारी कहाँ पे आएगी। देखिए बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है ना, वो कि कौम का मोरल कैसा है, मोटिवेशनल लेवल क्या है। तो हम एक डिप्रेस कौम मेरा ख्याल बन चुके हैं पिछले कई सालों से, और उसकी वजूहात में मैं नहीं जाना चाहता। तो उस वजह से जो डिप्रेशन है हमारे यहाँ, उससे क्रिएटिविटी, आर्ट, स्पोर्ट्स, कल्चर, ये चीज़ें मुमकिन ही नहीं है। मैक्सिमम ये होगा कि आप एक दुखिया किस्म की शायरी
वो कर सकते हैं घर बैठ के, वो भी बाहर दो चार कतई कलामी की माजरत। मैं ये सवाल इसलिए रख रही हूँ कि 96 में श्रीलंका में शदीद खाना जंगी थी, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। भारत 83 में माशी तौर पर कमजोर था, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। वेस्ट इंडीज में सिविल वार्स रही, वो 4 वर्ल्ड कप जीत गए। ठीक है, लोगों के हालात सही नहीं, मगर फिर इतने सारे इदारे बनाने की क्या जरूरत है, इतनी सारी नौकरियां बांटने की कि वहां बैठ के हुक्मरानी करें? वो इदारे क्या कर रहे हैं? देखिए, मेरी आप पूरी वजूहात सुन लेते हैं ना, तो मैं आपको ये बात, इसका जवाब भी मिल जाता कि वो क्यों है। इदारे बनाने की जरूरत नहीं है, ये बात आपकी ठीक है। वो तो खाली ब्यूरोक्रेट्स के विजिट्स के लिए और ये जो ऑफिशियल्स हैं इनके विजिट्स के लिए बनाए जाते हैं इदारे, वरना ज़रूरत नहीं है। खाना जंगी के बावजूद भी हो सकता है ना। और 2 रीज़न्स हैं। एक दूसरी रीज़न जी, एक तो हमारे यहाँ आर्ट एंड कल्चर इसलिए फ्लरिश नहीं कर रहा कि हमारे अंदर वो स्पिरिट ही नहीं रहे, हम बहुत नैरो माइंडेड हो गए हैं। दूसरी बात है, सीधी सी बात है, पैसा, कमर्शियलिज्म। ये दौर कमर्शियलिज्म का है। जिस गेम में, स्पोर्ट्स में पैसे होंगे, लोगों की तवज्जो उस तरफ होगी, उसकी स्पॉन्सरशिप मिलेगी। हमारे यहाँ डिपार्टमेंटल लेवल पे हर चीज़ ख़त्म हो गई है। कोई स्पोर्ट्स के लिए एक्टिविटी नहीं है। बड़े बड़े इदारे हैं, वो स्पोर्ट्स पे पैसा नहीं खर्च करते, एथलीट्स पे पैसा नहीं खर्च करते, जिनकी ट्रेनिंग के लिए पैसा ज़रूरी होता है। और तीसरी वजह यह है कि एक कौमों में शऊर भी होता है। वो अपने स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को, बच्चों को उस लेवल पे वो ट्रेन करना शुरू करते हैं कि इनके एप्टीट्यूड किस गेम में है, उसमें उनको ट्रेनिंग किया जाता है स्कूल के लेवल पे, कॉलेज के लेवल पे। जो कि श्रीलंका की जैसे आपने मिसाल दी, वेस्ट इंडीज़ की दी, तो वहाँ पे एक सिस्टम है। हमारे यहाँ तो बच्चे इतने स्कूलों से बाहर हैं, और जो स्कूल हैं उनकी हालत आप देख लें क्या हुई है। दुनिया में गरीब तरीन ममालिक में हमारा शुमार होता है। आबादी में हम सबसे बड़े हैं, जो सबसे बड़े की बात हो रही थी, बाकी हर चीज़ में पीछे हैं। तो जब हम बगैर किसी प्लानिंग के आबादी बढ़ाते रहेंगे, रिसोर्सेज बढ़ा नहीं पाएंगे, आपस में हर वक्त लड़ेंगे, बेयकीनी, अदम इस्तेहकाम इस मुल्क में होगा, तो यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, भूल जाएं आप। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।